Vande Mataram. Right, and at the moment with us from the Congress Party, and I would love to ask you about what's happening with regard to the special session in Parliament, and of course with regard to Karnataka. Our old friend Mr. Nasir Hussain. Nasir Hussain साहब नमस्कार. सर नमस्कार. नमस्कार. कहाँ हैं सर आप अभी? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क कहाँ हैं? नहीं, मैं थोड़ा इंडिया से बाहर हूँ एक मीटिंग के लिए. मैं रियाद में आया था अभी. रियाद में है? अच्छा, सऊदी अरेबिया में. वाह, जबरदस्त. तो यहाँ तो सब लोग खुशियाँ मना रहे हैं कि हिज हाइनेस MBS साहब यहाँ पर आए और उन्होंने मतलब बिल्कुल मोदी जी ने जो कुछ कहा उसको मान लिया, सब कुछ कर लिया. G20 को लेकर के यहाँ तो बीजेपी ऐसे खुशियाँ मना रही है कि जैसे हमने वर्ल्ड कप जीत लिया. क्या कहेंगे सर आप? G20 होना देश में फक्र की बात है. इसमें तो मुझे नहीं लगता किसी भी हमारे इंडिया अलायंस के लोगों ने उसका अपोज. दुनिया जब हमारे देश में आती है तो हमारा देश का मान सम्मान बढ़ता है. तो ये एक अच्छा कदम है. इसकी मैं तो क्रिटिसाइजेशन नहीं करता हूँ, ना मेरी पार्टी ने की. ये एक बेहतरीन कदम है और होना भी चाहिए. इंडिया का नाम रोशन हो रहा है, इसमें गलत क्या है? जी, लेकिन नासिर साहब, प्रियंका गांधी जी ने कहा उनका G20, ये स्टेटमेंट आई है उनकी. नासिर साहब, ये पॉलिटिकल एक चीज होगा जी. नहीं, वो G20 इसलिए उन्होंने क्रिटिसाइजेशन थोड़ा किया है क्योंकि जब वो अपने लिए वो सारा प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी वो देश का प्रोग्राम ना बना के अपने पार्टी के प्रोग्राम को समझने लगती, वो अपने पार्टी के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने लगती है, तब जाके ये इस तरह के स्टेटमेंट आते हैं. आप देखिए इतने सारे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां आते हैं और कोई भी खुल के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होता है. कोई भी खुल के लोग बात नहीं करते हैं. बंद कमरे में बात होके खत्म हो जाती है. फिर यही अमेरिका के राष्ट्रपति दूसरे कंट्री में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वहां पे जाके ये जब वो बोलते हैं कि मैं हमेशा प्रेस की फ्रीडम के फेवर में रहा हूँ, प्रेस की इस पे रहा हूँ, वो किसके तरफ इशारा करते हैं? उसके ऊपर जाके ये प्रियंका जी का कॉमेंट है. बाकी इस G20 के मुखालफत में किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं है. हम प्रेस की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रेस की आजादी की बात करी. G20 के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो खुल के देश की बात हो, उनकी विजन मालूम हो, क्या हो रहा है वो जानने का हक है पूरे देश के लोगों को. तो सिर्फ हमें फ्रेम देखा गया, पर क्या बातें हुई, क्या देश को मिला, वो जानने का भी हक हमारे देशवासियों को है. वो हमें नहीं मिला, इसलिए इस तरह की क्रिटिसाइजेशन. तो हम सिर्फ टीवी में और फ्रेम में देख रहे हैं, एक अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा इमेज दिख रहा है, पर क्या हमारे देश को मिल रहा है वो भी तो हमारे देश के लोगों को जानने का हक है. सिर्फ नाम मैं तो देख रहा हूँ कि भारत नाम है, इंडिया नाम है, इस तरह की बातों के ऊपर ज्यादा चर्चा हो रहा है. पर भारत नाम हो, इंडिया, दोनों इक्वल है कि सिक्के के दो पहलू. आप सिर्फ बोलते हैं ना मोटिवेट को बदलते हैं, एजेंडा बदल देते हैं नाम डाल के, मगर इससे हासिल क्या होता है वो आप नहीं बताते. लोगों को बताइए कि हम G20 जो कर रहे हैं इससे भारतवर्ष को क्या फायदा हो रहा है, भारत को क्या मिलने वाला है, क्या क्या विजन है, वो हमें जानने का. इसके ऊपर थोड़ी बातें होनी चाहिए थी. बाकी इस पे क्रिटिसिज्म नहीं है कि G20 हमारे देश में क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हमारी पार्टी ने कोई मुखालफत नहीं की है. नाज़िर हुसैन साहब, राहुल गांधी बेल्जियम में ये कहा कि G20 यहाँ पर हो रहा था, राहुल गांधी ने कहा लोकतंत्र खतरे में है, देश में इंडिया में लोकतंत्र खतरे में है, इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग अटैक्ड by Narendra Modi government. Congress will stand by these institutions. Congress will never allow democracy to be crushed. राहुल गांधी जी का कहना. राहुल गांधी जी आगे जाके कह रहे हैं कि I believe in Gandhi's India, not Godse's India. राहुल गांधी का कहना है. तो how do you see this kind of talk? लोकतंत्र क्या अभी भी खतरे में है? नासिर हुसैन साहब, देखिए लोकतंत्र है क्या, पहले इसकी परिभाषा को समझिए. लोकतंत्र में क्या होता है? बोलने की आजादी होती है, अपने रिलीजन को मानने की आजादी होती है, जो हम कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, दूसरे की सुनने की आजादी होती है. आज क्या है? वन साइडेड है, सिर्फ मन की बात है. हमारे दिल में क्या, इसको कोई जानने का काम नहीं किया जा रहा है. एक मन की बात हम सब टीवी पे सुनते हैं, वो बोलते हैं, हम सुनते हैं, इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र. आज इंस्टीट्यूशन, हमने नहीं कहा था लोकतंत्र खतरे में, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था. वो लोग भी बाहर आए थे, बोले थे आज हम जनता की अदालत में,
हम आजाद महसूस नहीं कर रहे हैं, अदालतें आजाद महसूस नहीं कर रही। ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय दुनिया को चेताया, हमारे देश को बताया कि लोकतंत्र खतरा। आज इंस्टीट्यूशन पे हर जगह खतरा है। आप देख लीजिए, आम लोगों के आज देश में 2 तरह की देश चल रहा है। एक तरफ गरीब गरीब होता जा रहा है, एक तरफ अमीर अमीर होता जा रहा है। आप वन नेशन की बात करते तो वन नेशन में आप हर की एक इनकम को भी तो बराबर कर दो, हर लोगों की गरीबियां तो खत्म कर दो। इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है, जहां पे लोग जेलों के सलाखों के पीछे सड़ जाते हैं। और किसी बीजेपी के कई लोगों पे ऐसे ऐसे एलिगेशन है जो उस पे अदालतें कार्रवाई नहीं करती, इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र खतरे में है। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आजाद नहीं है, अदालतें आजाद नहीं है। आज संस्थाएं सारी एक मुट्ठी में चली जा रही है। एक आदमी के हाथ में जब देश आ जाता है तो इसे तानाशाह बोलते हैं, वहां लोकतंत्र खतरे में, इसे बोलते हैं लोकतंत्र खतरा है। जब तानाशाही रवैया खत्म होगी, जब आम लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे और सरकार उन आवाजों को सुने, तब बोलते हैं लोकतंत्र है। आज क्या कोई आवाज सुन रहा है? आज देख लीजिए आजाद क्या हो रहा है, लोग जेलों में सड़ रहे हैं, ना जाने कितने लोग हैं जो जेलों में सड़ रहे हैं। उनकी एक डेटा, लंबी डेटा है, उनको कोई सुनने वाला नहीं। दलितों पे अत्याचार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, माइनॉरिटी पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है, इसलिए बोलते हैं लोकतंत्र खतरे। लोकतंत्र एक सिर्फ वर्ड नहीं है, एक लोकतंत्र एक देश है, जिसे बोलते हैं ना भारत माता। ये बात तो ठीक है नासिर साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि कांग्रेस के राज में, देखिए साहब, डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता राइट टू एग्री, डेमोक्रेसी का मतलब होता है राइट टू डिसएग्री। अगर डिसएग्रीमेंट नहीं है, देयर इज नो डेमोक्रेसी। अगर मेरे और आपके विचार भिन्न नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, सीधी बात है। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी सर, आज G20, एक मिनट सर, G20 के उजालों में वो अंधेरी रात तो नहीं छिप गई ना। आज आप पत्रकार हैं और काफी सीनियर, आप आज भी मणिपुर में कल भी कई लोगों की हत्या हो गई, कल हुई सुबह, कल मैती समाज के लोगों को मार दिया गया, जी मारा गया। ये क्या लोकतंत्र है कि एक समाज एक दूसरे समाज को मार रहा है? ये लोकतंत्र है? आज उसकी हम G20 के रोशनी में उन काले अंधेरों को नहीं भूल सकते जो उन अंधेरों में उन लोगों के साथ सताया जा रहा है। आप देख लीजिए मराठवाड़ा में पुलिस के द्वारा कितने तरह की अत्याचार की गई। आज हमने तो वादा नहीं किया था कि हम मराठा समाज को अभी रिजर्वेशन, आपने वादा किया था। क्यों झूठा वादा किया था जब आपने सपने नहीं दी पूरा कर सकते? तो सपनों को मत दिखाइए जो सपने आप पूरा नहीं कर सकते। आज इंदौरपुरी की बहुत बेहतरीन लाइन है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। आज जब ये आग लगी तो ये देख लीजिए दर तो दर कहाँ कहाँ जा रही है। वो नहीं देखता ये कौन धर्म का है, ये कौन अमीर है, कौन गरीब है। और महाराष्ट्र में बाकी ओबीसी समाज जो है उन्होंने भी आंदोलन शुरू कर दिया है कि हमारे कोटे में से मत दीजिएगा। बेशक मैं जानता हूं, मैं वही कह रहा हूं। तो ये आग सबको जला रही। आप जब तक उसका डेटा रिसर्च नहीं था, आपको चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े वादे किए जा सकते, उसे मुकम्मल करना आसान नहीं। आप उसे मुकम्मल करिए। आपने वादा क्यों किया जब मराठा रिजर्वेशन नहीं दे सकते थे? आपको मालूम था कि सर यहाँ पे एक आसान तरीका है ना। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक सेकंड नासिर साहब, दिस कंसर्न्स यू, this and at the moment Nasir Saab is with us at the moment from Riyadh in Saudi Arabia. Thank you so much sir for joining us from Saudi Arabia, so nice of you sir। 2011 में कास्ट बेस्ड सेंसस कंप्लीट हुआ, उसकी सारी रिपोर्ट इस सरकार के पास है। इन 2015 इट वाज सपोज्ड टू बी रिलीज्ड, सरकार ने मना कर दिया उसको रिलीज करने से। सर कांग्रेस और बाकी सब लोग एजिटेशन क्यों नहीं करते? अरे डेटा तो रिलीज करो, सेंसस का डेटा जो है वो तो प्लीज रिलीज इट। कब करोगे? या नया सेंसस करवाइए। सर हर 10 साल के बाद सेंसस होता है ना, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि डेटा आपके पास है और आप रिलीज नहीं कर रहे हैं ना सर साहब। देखिए, हम आज देखिए बिहार में नीतीश कुमार ने क्या किया, जाति जनगणना शुरू किया। किसकी क्या धर्म है वो जानने का ये हो, ताकि डेटा एनालिसिस हो, किसको क्या है, कौन कितना है। जानवरों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की गिनती क्यों नहीं हो सकती? जब पेड़ों और दरख्तों की गिनती हो सकती है तो इंसानों की क्यों? तो उन्होंने हर धर्म को गिनने पर, उस पर भी ये भारतीय जनता पार्टी उसमें अरंगा फंसाने का काम करती रहती है। तो मैं कह रहा हूँ रिजर्वेशन देने का सबसे आसान तरीका, जब ये बोलते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, ये है, आप तो ऑर्डिनेंस लाने के मास्टर है ना, आप तो ऑर्डिनेंस तुरंत ले आते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी चीज को ले। आप क्यों नहीं लाते मराठा समाज के लिए ऑर्डिनेंस? लेके आइए, सरकार तो आपकी है सेंट्रल में,
वहां जी। तो आप जाके बात कर सकते थे, दुरुस्त क्यों बात। नहीं लाते? आप सिर्फ बातों में लोगों को उलझा के रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें हक देना। कल ही एक वायरल वीडियो हो रहा है जिसमें एकनाथ शिंदे जी को आप बोलना चाह रहे हैं, माइक ऑन रह जाता है, उसे बोलते हैं सिर्फ झूठी झूठी उन्हें तसल्ली देके उड़ जाओ माइक से। ये कहना चाहते हैं आपके पास कोई कंक्रीट विजन नहीं है कि आप कैसे उनको करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता इनसे तंग आ चुकी है। इनके लोगों की झूठे वादों को लोगों ने पहचान लिया है। ये सिर्फ चंद पार्टियों से टूटे हुए लोगों की एक सरकार है, जो बहुत चंद दिनों की सरकार है। ये जब सरकार एक मुकम्मल एक कंक्रीट सरकार जब आएगी, तब इनके हक के लिए जो हम काम करेंगे वो मराठा समाज, हमारे मराठा भाई को ये दिखेगा। पर ये इसलिए हम लोग बोलते हैं ना, जब ये धर्मों जातियों की लड़ाई लगाते हैं, आज हर धर्मों को बांटते हैं, इसलिए लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आज कोई मणिपुर पे बात नहीं कर रहा, मीडिया में पूरी खामोशी हो गई है। ऐसा लगता है जब कुछ सब कुछ बेहतर वहां हो गया, जबकि कुछ बेहतर नहीं हो रहा है। सिर्फ एक रोशनी, सूरज के रोशनी में उस अंधेरे को गुम करने का काम किया जा रहा है, बाकी और कुछ नहीं हुआ जा रहा है। मुद्दों से सिर्फ मुद्दों को बोलते हैं ना, भटकाने का काम हो रहा है। ना गरीबियों पे बात हो रही है, ना महिलाओं पे बात हो रही है, ना दलितों पे बात हो रही है, ना लोगों के रोजगार पे बात हो रही है। बस 5 केजी अनाज पे बहुत बात होती है कि हमने 85 करोड़ 80 करोड़ लोगों को आना, 5 केजी अनाज में आपने लाइन में लगाया, उस पर हम क्या बात करें? प्रदीप जी, देख लीजिए आप क्या देखें। नाज़िर हुसैन साहब, कांग्रेस और कांग्रेस लेड इंडिया अलायंस हैज ऑलवेज बीन क्रिटिकल ऑफ नरेंद्र मोदी, बट इनके बीच में इंडिविजुअल एप्रिसिएशन आया है। मनमोहन सिंह जी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर प्रेज मोदीज पॉलिसी वेयर रशिया एंड यूक्रेन इज कंसर्न। रशिया यूक्रेन पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने तारीफ किया मोदी जी के, मतलब कि इट्स अ वेरी बैलेंस्ड पॉलिसी दैट इंडिया हैज अडॉप्टेड। उमर अब्दुल्ला सेज देयर हैज बीन सिक्योरिटी इन कश्मीर, बिजनेसमैन फील सिक्योर। उमर अब्दुल्ला का कहना है, वो आपके अलायंस पार्टनर है, वो कह रहे हैं कि जो बिजनेस कंडक्ट होगा, टूरिज्म फुटफॉल्स हुआ, वो सब सही है। इस चीज को हमको क्रेडिट देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी का। आर्टिकल सो इनडायरेक्टली एक पॉलिसी जो मोदी साहब ने लिया, चाहे वो आर्टिकल 370 हो या फॉरेन पॉलिसी हो, इसमें धीरे धीरे जो राइट माइंडेड, राइट थॉट वाले अप्रिशिएट करने लगे हैं। हाउ डू यू सी दिस नाउ? हाउ कैन द कांग्रेस स्टैंड बी टोटली अगेंस्ट व्हाट जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी का एक वर्थ है, लोग मानते हैं उनको, जब वो बोलते हैं लोग बिलीव करते हैं। हाउ डू यू सी दिस जो करंट सिनेरियो है? तारीफ सही है और ये अच्छी बात है, आपने अच्छी सवाल को लाया भी। तो आप इस रशिया और यूक्रेन की जो वार है, उसमें कांग्रेस ने कब बोला कि भारत को इसमें कि उनकी जो डिसीजन उसका हम क्रिटिसाइजेशन करते हैं, हम उसका मुखालफत करते हैं? नहीं बोला। ये क्योंकि हम इंटरनेशनल पॉलिसी की इज्जत करते हैं, क्योंकि रशिया हमारा पुराना दोस्त रहा है, हम हमारे उनके साथ अच्छे रिलेशन रहे, तो उस मुद्दे पे हम इस सरकार के कभी खिलाफ नहीं रहे कि आपका डिसीजन क्या है। कोई भी कांग्रेस के लोगों, मुझे नहीं लगता है हमारे किसी पार्टी के लोगों ने इस तरह के, तो मनमोहन सिंह ने उस मुद्दे को लेके बोला है, तो वो एक अलग टॉपिक है, क्योंकि ये इंटरनेशनल इशू। रही 370 की बात, इसी को तो लोकतंत्र बोलते हैं। उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात रखी है, दूसरे लोग अपनी बात रखते हैं, ये लोकतंत्र। इसके मतलब ये नहीं कि जो वो बोल रहे हैं वही कांग्रेस की लाइन होगी। सबकी अपनी अपनी पार्टियां हैं, अपनी अपनी विचार है। 370 से हम आज भी बोलते हैं कि हटाने से कश्मीर को क्या मिला, वो आप बताइए। वो आप नहीं बताते। 370 हटने से एक ही तो मुद्दा था ना 370 से, कि वहां के लोग जमीन नहीं ले सकते थे। आज कितने परचेज हुए, कितने बायर आए, कितने बिजनेस इंडस्ट्रीज आई, कितने क्या हुआ, कितने कश्मीरी कश्मीर की तरफ लौट के गए, उसका डेटा दीजिए। यही हम पहले से मांगते। आपने हमारे सरकार पे ये एलिगेशन लगाया ना कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितें छोड़ के चले गए, वो वापस लाने के लिए कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, वहां डेवलपमेंट। आपने जो किया वो हम पे जितनी बुराइयां थे, जनता ने हमें सजा दी। मैं मानता हूं कि कुछ कमियां रही होगी, मगर जो आप अपने आप को सबसे अच्छा परमात्मा बताने की कोशिश करते हैं, आप बताइए कश्मीरी पंडितों के लिए आपने क्या किया? 370 बदलने के बाद वहां क्या हालात बदली? जो आप वो न्यूज मत बताइए जो आप बोलते हैं वही मीडिया चलाता है। वहां जमीनी हालत बताइए, वहां के रोजगार बताइए, वहां के नौजवानों की मुस्तकबिल बताइए, क्या तब्दीलियां वहां के लोगों में हो रही है वो बताइए। हमें खामियां गिनाने को बहुत खामियां है, मगर आप अपनी अच्छाइयां तो बताइए कि आपने क्या वहां। लेकिन नासिर साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पर के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं
कि राहुल गांधी ने ये किया, प्रियंका गांधी ने ये किया, उसके पहले पंडित नेहरू, उसके बाद इंदिरा जी, उसके बाद राजीव जी। अपनी बात नहीं करते सर। अपनी बात कब करना शुरू करेंगे? मतलब आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्यक्तिगत तौर पे पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अरे यार अपनी तारीफ भी तो करो। ठीक है, आपने 9 साल बेमिसाल आपने एक व्हाइट पेपर आपने छाप करके दे दिया, सबको दे दिया आपने, लेकिन आज भी बड़े से बड़ा बीजेपी का जो नेता होगा वो सिर्फ आपकी बात करता है, यानी कांग्रेस की बात करता है। ये क्या है? आपसे बहुत मोहब्बत है मुझे लग रहा है। नहीं, इसका मतलब ये होता है जो मजबूत दरख्त होती है ना, उस पर हमला ज्यादा होता है। उसे मालूम है कि चलो जो उनसे मुकाबला है वो कांग्रेस से ही है, उनको मालूम है जो मुकाबला है राहुल गांधी से ही है, उन्हें मालूम है कि इनसे मुकाबला करना आसान नहीं है, तो उनकी टारगेटेड हमेशा राहुल जी रहेंगे, उनकी टारगेट हमारी पार्टी रहेगी। क्योंकि नेशनल वाइज आप देखिए तो जो हमारा जनाधार देश के हर कोनों में, वो दूसरे किसी पार्टियों के हमसे ही उनका 1-to-1 मुकाबला ज्यादातर राज्यों में है। और क्योंकि जितनी भी पार्टियां रही हैं, कोई ना कोई किसी ना किसी हालात में बीजेपी से कभी ना कभी किसी तरह से समझौता रहा है, तो ये खुल के उन पे हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उनके साथ मिलकर इन्होंने सरकारें भी चलाई। तो हम एक ऐसी पार्टी हैं जो खुल के क्रिटिसाइज करते हैं, खुल के इनकी बातों को रखते हैं, चाहे इनकी कितनी भी हमारी उच्च, आप देख लीजिए हमारे सर्वोच्च नेताओं पे इन्होंने जितना हमला किया, व्यक्तिगत हमला किया, ईडी की, सीबीआई की जितनी ताकतें वो लगा दी, फिर भी हमारे कदम डगमगाए नहीं। इससे सवाल पूछते रहे, तुम आप बताओ कि अडानी तुम्हारा कौन है, बताओ तुम्हारे अडानी के साथ तुम्हारे रिश्ते क्या है, ये करप्शन क्या है। आज भी देखिए हमने करप्शन किया, आज हमारे, मुझे लगता है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया होगा कि आज भी हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने जो करप्शन किया, उसके बारे में पूरा खुलासा, शायद मुझे लगता है इसके ऊपर ज्यादा बोलना नहीं है क्योंकि ये डेटा आपके पास आ चुका होगा कि हेमंत बिश्व 10 करोड़ रुपए की सरकार उस करप्शन के लिए भी सरकार देती है पैसा। बताइए, कृषि के जमीन को खरीदती है मीडिया के नाम पे, फिर उसको क्या करती है, सारा डेटा आपको पता होगा। तो इतनी करप्शन है तो हम ही इनसे सवाल करते हैं ना, इसलिए हम पे टारगेट करते हैं, इनकी हर चीजों पे हम इनके बातों को लेके आते हैं या अपनी इनकी करप्शन को बताते हैं, इसलिए हम पे ये टारगेट करते हैं। बाकी कोई और इनके पास देश के देने के लिए कुछ नहीं है। जब ये सबसे तंग आ जाएंगे तब ये रिलीजन को लेके तो सर स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का तब स्पेशल सेशन पार्लियामेंट मुस्लिम करने, अभी सेशन आ रहा है, इन्होंने कितने अक्टूबर को अभी बुलाया है इन्होंने लोगों को, 18 सितंबर से, उसमें क्या 18 सितंबर को ज्वाइंट पार्टी मीटिंग बुलाया है, देखते हैं उसमें क्या एजेंडा, इन्होंने एजेंडा भी रखा नहीं है, किस एजेंडे पे ये बुलाते हैं, देखते हैं, बात सुनेंगे। सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखा है, नासिर हुसैन साहब, सोनिया गांधी जी ने बिल्कुल लिखा है, उन्होंने पूछा था, बिल्कुल लिखा है, उन्होंने पूछा भी था कि आप किस मुद्दे पर बुला रहे हैं बताइए, और उन्होंने इसका कुछ जवाब भी दिया है, जो इन्होंने, जिनकी इनकी आदत है जो अपनी तरीके से इनके जवाब देने। करेक्शन सोनिया जी ने ये लिखा है कि क्योंकि आप स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुला रहे हैं और अभी तक उसका एजेंडा आपने रिलीज नहीं किया है, तो हम ही आपको एजेंडा दे देते हैं, इस एजेंडा के ऊपर जरा बात कर लीजिए। प्राइस राइज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अडानी हो गया, हो गए, फार्मर्स इनकम, एमएसएमई जो बंद हुए, क्लीन चिट टू चाइना ऑन बॉर्डर इशू, मुडानी स्कैम, लेकिन ये तो जरा जाती हो गई, मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन, प्रदीप जी जरा जाती हो गई ना, मतलब स्पेशल पार्लियामेंट, स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड नो एजेंडा, ये क्या है यार? मगर आज सोनिया गांधी मैदान में उतरी है, ये बहुत बड़ा विषय है। नहीं, सोनिया जी के सवालों से ये डरते हैं ना, ये को जवाब नहीं देना है ना। मैंने अभी कहा ना, किसान रिफॉर्म का क्या हुआ, किसान की दुगना आय करने की बात थी, क्या हुआ, चाइना जो हमारे जमीन पे अब कब्जा करके बैठा उसका क्या हुआ, इस पे नहीं बोलेंगे, इन पे सांप सूंघ जाता है। बोलते हैं ना, कुछ अच्छी रोशनी दिखा के देश को गुमराह करने का काम करते। ये G20 के आड़ में ये सब कुछ छिपा लेना चाहते हैं। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी है, इनकी चहक बहक में नहीं आएगी, ये अपनी सवालों से कभी पीछे नहीं हटेगी, ये रोशनी की चमक हमें नहीं पिघला सकती है। हम अपने मुद्दे, अपने सवाल के साथ डट के मुकाबला है, डट के खड़े हैं, डट के। बीजेपी का चार्जेस है, बीजेपी आप पे चार्ज लगा रही है, बीजेपी इज चार्जिंग घमंडिया गठबंधन सनातन धर्म की विरोधी है। आप, अच्छा सवाल है, तो उस पे क्या करोगे आप? बिकॉज अच्छा सवाल, ये एक बहुत बड़ा विषय होने वाला, और बीजेपी आपके जो अलायंस पार्टनर, इसकी बहुत शॉर्ट में इसका अच्छा जवाब देता हूँ आपको। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। हाँ, तो ये हमें बोलते हैं घमंडिया गठबंधन है।
भारतीय जनता पार्टी को पूछना चाहिए कि आपको कितने परसेंट देश के वोट आपको मिले। सिर्फ 35% लोगों को, 35% वोट से आप देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। और जो 65% वोटर को आप घमंडिया बोल रहे हैं, देश के 65% वोटर को वो घमंडिया है, यानी कि उनकी कोई घमंड है, उनकी वजूद नहीं है। यानी हम 65% वोटर को आप नेग्लेक्ट करने की बात कर रहे हैं। सिर्फ 35% वोट से आप देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, क्योंकि ये पूरे वोट जो थे बंटवारे में बढ़ चुका था, इसलिए आप देश के प्रधानमंत्री। आज आपकी उस कुर्सी पे हम आपके चोट लगने वाली है तो आपको दर्द होना महसूस हो गया, इसलिए आप घमंडिया कह रहे हैं। आप बोलते सनातन धर्म के खिलाफ हम कभी थे ना, है ना कभी बोले हैं। ये लोकतंत्र में उन्होंने क्या बोला ये उनके पार्टी के लोग बोल सकते हैं। हम सनातन धर्म की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे लिए इज्जत है, हम इसके ऊपर कुछ बोलना नहीं चाहते, ना ये हम इसके लिए राइट पर्सन है जी। लेकिन सनातन धर्म हिंदुस्तान की आत्मा है, इसलिए हम उसके ऊपर कैसे बोल सकते हैं। सनातन एक बहुत बड़ा धर्म है और उसके ऊपर चोट देना मेरे लेकिन छोटे लेकिन उस पर मुद्दा तो मिल गया ना सर। अब उदयनिधि मदन साहब को क्या जरूरत पड़ गई थी ये बोलने की? मतलब देखिए, अब उन्होंने क्यों बोला मैं कह नहीं सकता, अलायंस के पार्टनर है वो बेहतर जानते हो। मैं आज भी बोलता हूँ सनातन धर्म ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, सनातन ने हर लोगों को अपनाया है। बाहर से कई लोग आए, वो देश में बसे हैं, इनकी सब्र था, इनमें मोहब्बत था, तभी लोग मुगल भी आ गए, अंग्रेज भी आ गए, इनकी मोहब्बत थी, इनकी सर वन सेकंड बिफोर आई फॉरगेट, आई एम सॉरी फॉर ब्रिंगिंग दिस अप। सर वो जो G20 की बुकलेट है ना, G20 की एक बुकलेट जो पब्लिश हुई है, सबको दी गई है, वो जितने भी फॉरेन डेलीगेट्स थे, उसमें बादशाह अकबर की बहुत तारीफ की गई, जेन्युइनली तारीफ की गई सर, असल में तारीफ की गई। सो इज द बीजेपी चेंजिंग और वाज दैट अ नेसेसिटी? ये एक मजबूरी थी कि असल में बदल गए लोग? देखिए, मुगल अकबर को वही लेकर आते हैं, उनको ही उनसे मोहब्बत भी है, उनसे ही उनको नफरत भी है। हम तो हमें ना उनसे मोहब्बत है ना नफरत है, हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं, हम उनको मानते हैं जो हमारे देश के आइडियल हैं, तो हम उनको मानते हैं, उनको मानने दीजिए वो जिसको मानते हैं। हम तो कहना उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़, हम तो पहले भी बोलते हैं, मैं आज भी बोलता हूँ, इतिहास जैसा भी हो उसे बचा के रखो। अगर आज मुगलियों के इतिहास को मिटाओगे तो हमारे महापुरुषों, मैंने पहले ही कहा है, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, हमारे कितने महापुरुषों का अपमान हो जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है, महाराणा प्रताप का है, हल्दिया घाटी में जो उनसे जीते, कई है। आप मुगलों के इतिहास अगर मिटाओगे तो इनके इतिहास को हम किसे सुनाएंगे? कौन से बच्चे जानेंगे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने कैसे इनसे मुकाबला किया, कैसे इन्होंने इनकी पानियां पिलाई, कैसे महाराणा प्रताप ने इनका, बोलते नहीं, इन्हीं को मोहब्बत है मुगलों से, मिस्टर एक्स से मुकाबला किया। हम सनातन धर्म की, मैं कांग्रेस पार्टी बहुत ही इज्जत करती है, रिस्पेक्ट करती है, हम उसे मानने वालों में से। तो ये हमारे अलायंस में कौन क्या बोलता है, सबका मैं प्रवक्ता नहीं हूं। तो इंडिया अलायंस को लेकर के सर, कांग्रेस के नेतृत्व वाली इंडिया अलायंस, लेट्स बी वेरी क्लियर, पिछली बार आपको तकरीबन 19.5% आपको वोट मिले थे 2019 में। इसके बावजूद कि आपको सिर्फ 54 सीटें मिली, यू गॉट 19.5% वोट। बाय द वे दैट इज ह्यूज, दैट्स अ ह्यूज नंबर, इज नॉट अ स्मॉल नंबर, छोटा नंबर नहीं है। 11 करोड़ वोट आपको मिले हैं सर, 11 करोड़ छोटे नहीं होते। ठीक है, बीजेपी को 10 करोड़ ज्यादा मिले हैं, और वो 10 करोड़ ज्यादा वोट जो हैं उसकी वजह से उनको 303 सीटें मिल गई, आपको सिर्फ 54 मिली। मेरा ये कहना है कि इस बार कांग्रेस कहां पहुंचेगी और इंडिया अलायंस कहां पहुंचेगी? कोई कैलकुलेशन तो होगी आपकी, क्या आपके अनुमान से, व्यक्तिगत अनुमान से? बिल्कुल, हमें नंबर नहीं मालूम, मगर सरकार इंडिया अलायंस की ही बनेगी, चाहे जितनी भी बहुमत से बने, पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। नंबर के ऊपर हम ज्यादा जाते नहीं, ना ज्यादा टारगेट करते हैं। हमारा पहला है कि हमारी ही सरकार आ रही है, और इसका रिजल्ट आप देखेंगे, जो अभी 4 राज्यों में इलेक्शन है, आप देख लीजिएगा। अभी आप बीजेपी का कहना जो 5 वचन, राजीव जी बोलिए सर, अभी बाई इलेक्शन हुआ, आप देख लीजिए उनको कैसी चोटें पहुंची। सिर्फ कितनी सीटों पे समेट दिया उन्होंने, 4-3, लेकिन 2 सीट्स आर इन त्रिपुरा। बीजेपी जो जीत के आई है वो 2 सीट त्रिपुरा में है, 1 सीट जो है वो उत्तरांचल में है। जी
सर मैं आपको बताइए, आप पत्रकार हैं, आप जहां उनकी सरकार होती है बाई इलेक्शन 99% वही जीतती है जिसकी सरकार होती है। दुरुस्त तो बात। ये कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। अगर ये घोसी जीत जाते ना तब वहां कमाल हो जाता। उत्तर प्रदेश में उनको देखिए कितना मुकाबला लेकिन करना लेकिन था, घोसी अब में तो कितने बुरी तरीके से सर जितने 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 वोटों से वो जीता था, दारा सिंह चौहान साहब जितने वोटों से जीते थे उससे दुगने वोटों से हारे हैं। अरे इससे यानी कि पूरी आपने सरकारी ताकत लगा दी तो भी एक बंदे को नहीं जिता पाए। जी। और उत्तराखंड में और त्रिपुरा में आप अगर जीत जाते हैं ये बड़ा कमाल नहीं है, क्योंकि आपकी सरकार है। और बाई इलेक्शन में ज्यादातर उनको ही फायदा मिलता है, क्योंकि वोटर समझती है सरकार उनकी है तो रिप्रेजेंटेटिव उनका ही चुनो, तो वोटर उनको ही दे। पर घोसी के अंदर देख लीजिए, सरकार होते हुए भी रिप्रेजेंटेटिव को रिजेक्ट कर दिया। और कौन सी इससे सरकार? जनता की हिंदी और कौन सी अभी सरकार? योगी की सरकार जी दुरुस्त बात। हिंदुओं की, अपने आप को सबसे बड़ी हिंदुवादी होने की सरकार जो कहती है, उनको हरा दिया। तो हम बोल रहे हैं ना कि ये जनता ने भी हिंदी बेल्ट में इतना बड़ा तमाचा दिया है कि इनको शायद नींद नहीं आएगी। ये भले G20 के आर में सब कुछ छिप रहा होगा, मगर ये जनता देख रही है कि हमें क्या मिल रहा है, हमें क्या महंगाई। आज आप देख लीजिए सिलेंडर के दाम पे, आज फ्री की रेवड़ी नहीं दिख रही है। अब आप जब 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करते हैं मध्य प्रदेश में, तब अब ये फ्री की रेवड़ी नहीं दिखती है। जब तो हम क्यों नहीं दे गरीबों रहे? की मदद करते हैं तो फ्री अरे की सर क्यों नहीं दे रहे? रेवड़ी सत्ता तो इनकी है ना, क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शिवराज सिंह चौहान साहब सत्ता में हैं, अभी दे दो, क्यों नहीं दे रहे? अब क्यों नहीं दे रहे, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। हम मैं तो पूछा है। रोज उठाते हैं, ये तो आप सवाल उठाइए कि क्यों नहीं दे रहे। बीजेपी आपसे पूछ रहे प्रश्न, नासिर हुसैन साहब, ये देखिए प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि जो 5 वचन कर्नाटका से आप जीत गए, आप चुनाव जीत गए, 5 वचन जो दिए थे, अब मध्य प्रदेश में 11 वचन है। 5 वचन में जो वुमन फ्री ट्रैवल कर्नाटका में चल रहा है वो आप कर नहीं पा रहे। पूरे बीएसटी जो बसेस है, बस वाले स्ट्राइक पे गए, ऑटो रिक्शा वाले स्ट्राइक पे गए, जो टैक्सी वाले हैं वो स्ट्राइक पे गए। बोले पूरे महिला सब एसटी बसेस में जा रहे हैं और रिक्शे में कोई महिला नहीं जा रहा है, कोई टैक्सी में महिला नहीं जा रहा है, और सब लोग स्ट्राइक पे उतरे। तो क्या वचन को इंप्लीमेंट करने में कहीं तकलीफ हो रहा है आपको? ये बीजेपी बार बार हाईलाइट कर रहा है कि आप वचन देते हो मगर इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए अभी मैं कहता हूँ, जब स्ट्राइक में जो जाते हैं ना, वो चंद लोग हैं, वो उनके यूनियन के लोग रहते हैं जो उनको वो दिखाना चाहते हैं ये इनके खिलाफ है, ये उनके, ये यूनियन है। हमें मालूम है कि कितने पार्टियों की यूनियन होती है। तो वो भारतीय जनता पार्टी हमें ना बताए कि कौन हड़ताल में। हमने जो वादा किया, हमारी जनता ने हमें उस वादे पे वोट दिया, हम उस अपने वादे को पूरा कर रहे हैं। अगर जनता को हमारे वादे पसंद ना होते तो हमें कर्नाटका में जिता कर देती क्या? ये भारतीय जनता पार्टी से वो जो हड़ताल का और स्ट्राइक का हमें डर दिखाते वो ना दिखाए। वो उनके यूनियन के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग स्ट्राइक में जाके सिर्फ कैमराबाजी कर रहे हैं। बाकी कर्नाटका की तमाम आवाम हमारे साथ है। हमने जो वादा किया हम निभा रहे हैं। हमने कहा था अनाज देंगे, हमने कहा था महिलाओं को फ्री बस सर्विस देंगे, हमने कहा था सिलेंडर सस्ता देंगे। हमने जो वादा किया वो पूरा किया है। अभी उस वादे से इनको तकलीफ हो रही कि वादा कैसे पूरा कर लिया। अरे आपसे हिम्मत है तो आप वादा पूरा करो। आपने तो हमेशा लोगों से झूठ पड़ा, मराठा आरक्षण पे झूठ बोला, गैस सिलेंडर पे झूठ बोला, आपने किसानों की आय पे झूठ बोला, आपने गरीबी खत्म करने पे आपने सच बोला है। आपने सिवाय झूठ के एक तस्वीर दिखाई जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। उसका मुस्तकबिल यही है कि इंडिया अलायंस की सरकार आ रही है, ये देश बदलने वाली है। चलते चलते सर, नया पार्लियामेंट 19 से शायद सब लोग नए पार्लियामेंट में बैठेंगे, सुनने में ये आया है। देखिए कैसा पार्लियामेंट बनाया है कि उसका उद्घाटन हो गया, 2-2 सेशन निकलने जा रहा है, पर उसकी मुहूर्त नहीं हो रही। जी अब मुहूर्त है ना, जाने कैसा इन्होंने अभी वही कह रहा हूं ना, आपने ओपनिंग कर ली, G20 कर ली और पता नहीं क्या, पर एक उसके उद्घाटन भी हो गया, मगर उसके अंदर ये नहीं हो पा रहा है, सदन नहीं चल पा रहा है। किस तरह का काम कर रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी और हमें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री को बताना चाहिए। ये कैसा काम किया है कि जो अभी तक शुरू नहीं कर पा रहे, और हो रहा है तो ये देश की चीज है, कोई भारतीय जनता पार्टी की चीज नहीं है। ये हमारे देश की विरासत बनेगी, ये हमारे देश की सामान है, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा लगा हुआ है, तो हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच सर। नासिर साहब, चलते चलते एक और सवाल रह गया था लेकिन फिर बहुत लंबी हो जाएगी बात। बोलिए सर, बोलिए। छोटा सवाल है कि जो पार्लियामेंट के का जो स्टाफ है उनके लिए जो नए कुर्ते बने हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, उस पर कमल के फूल हैं। तो कमल के फूल
वो क्योंकि वो मुरझाने वाले हैं ना फूल, वो मुरझा जाएंगे। नहीं तो जितने भी अटेंडेंट हैं उन सब के ऊपर, जैकेट के ऊपर, कुर्ते के ऊपर कमल के फूल हैं, छोटे छोटे, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल बहुत ठीक बढ़िया है, है। कोई नहीं, वो मुरझा जाएंगे सर। चलिए, कोई पार्टी सिंबल नहीं होता है ना, वो सरकारी लोग हैं, चलिए, सरकारी मुलाजिम है, उन्हें आप क्यों पॉलिटिकल चीजों में लाते मैं हैं? उनकी बात नहीं कर रहा, पॉलिटिकल लोगों कांग्रेस से ने, सिर्फ दूर। सर ये यहाँ की जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने ये मुद्दा उठाया है कि व्हाई हैव यू पुट लोटस फ्लावर्स ऑन द यूनिफॉर्म्स ऑफ ऑल द पार्लियामेंट वही अटेंडेंट्स। ये तो वही कह रहा हूँ ना सर, वही कह रहा हूँ ना, यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आज ये सरकारी लोग आप क्यों सिर्फ पॉलिटिकल मूवमेंट में जोड़ना चाहते हैं? ये मुरझाने के काम क्यों कर रहे हैं जो कल उतार के फेंकना पड़े? इसलिए बोलते हैं ऐसा चीज करो जिससे तुम्हारे नाम रोशन। एक मैं बार बार कहता हूँ, आप हमें छोटा दिखाना है तो हमसे बड़ा लकीर खींचो। आप हमारे छोटे लकीर करोगे तो आप बड़ा नहीं बन पाओगे। तो इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है, इनके पास कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक झूठ का निजाम है जो दुनिया को दिखाते हैं, दिखाते रहिए। ये बस चंद महीनों की सरकार है, 24 आने वाला है सर, देख लीजिएगा। चाहे जितना भी ताकत लगा लेने की विदाई तय है, चाहिए जितना कुछ कर ले, right. चलने Thank वाला you so नहीं है। much, Nasir Saab. Thank you very much for joining us from Riyadh Thank in you, sir. Saudi Thank you, Arabia. sir. Always a pleasure talking Thank to you, you. Thank you so much. और इस बार Thank you, बहुत sir. दिनों के बाद आप जुड़े। बड़े दिनों के बाद, yes सर sir. आपने शायद मुझे बहुत दिन बाद बुलाया भी होगा। नमस्कार सर, नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार, नमस्कार। जय हिंद, जय हिंद. Right, another moment with us from the